Hello friends, welcome back to our YouTube channel. In this video lecture, we will be discussing about plant physiology. तो जो हमने नेमराज सुंडा बुक की जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की थी, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और इस यूनिट में हम प्लांट फिजियोलॉजी कि जो नेमराज सुंडा में जितना पूरा टॉपिक दिया है, ठीक है, पूरा अपन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय दी। तो जो एवोल्यूशन की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। और इसके बाद बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? इज़ अ एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस। तो मतलब जो फोटो रेस्पिरेशन है वो एक व्यर्थ प्रोसेस है जिसमें कि क्या एनर्जी जनरली यूज़ होती है। देन अपन बात करें तो मास फ्लो इज़ अफेक्टेड बाय। जो मास फ्लो है वो किससे अफेक्टेड होता है? तो वो ट्रांसपिरेशन द्वारा जनरली अफेक्टेड होता है। मास फ्लो, मुंज की मास फ्लो, ठीक है। देन अपन बात करें तो कन्वर्जन ऑफ फैट टू शुगर अकर्स इन। तो कौन सी ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें अपना क्या होता है, जो फैट होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइऑक्सिसोम जो अपना ऑर्गेनल है उसमें फैट शुगर में कन्वर्ट होता है। देन अपन बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन। फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? तो फोटो रेस्पिरेशन क्लोरोप्लास्ट। फोटो रेस्पिरेशन में मेनली 3 ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अपना हो गया क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। देन अपन बात करें तो फोटोसिंथेसिस इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन, दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। फोटो सिस्टम सेकंड इज एब्सेंट इन। जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो किसमें एब्सेंट होता है? जो सी फ्लोर प्लांट्स है उनमें फोटो सिस्टम सेकंड जनरली एब्सेंट देखने को मिलता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू कार्बोहाइड्रेट इज इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो कौन सा साइकिल होता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये पिछली साल जेआरएफ के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। देन अपन बात करें तो प्रिकॉर्सर ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड इज ट्रिप्टोफैन। तो जो अपना इंडोल एसिटिक एसिड होता है वो ट्रिप्टोफैन के द्वारा ही संश्लेषित होता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स है। देन अपन बात करें तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। लॉ ऑफ टॉलरेंस किसने दिया था? तो जो लॉ ऑफ टॉलरेंस था वो सेल्फोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। देन अपन बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द पार्ट ऑफ। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है। देन अपन बात करें तो क्रेब्स साइकिल और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल्स अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं जनरली। देन अपन बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो अपन इसी को जो ग्लाइकोलाइसिस उसी को बोलते हैं एमडेन, मेरहाप और पारनास पदवे, EMP पदवे भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। देन अपन बात करें लाइट और हिल रिएक्शन टेक प्लेस इन। तो जो लाइट रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन या अपन जिसी को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, तो वो कहाँ होती है? ग्रेनाके में होती है। जो क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना होता है उसमें लाइट रिएक्शन होती है। और अगर अपन बात करें तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन और कैल्विन साइकिल टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी है? रोबिस्को, RUBP। देन अपन बात करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड 686 किलो कैलोरी। तो मतलब ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है वो 686 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है। हाईएस्ट वाटर यूज एफिशिएंसी किसकी होती है? सबसे ज़्यादा कैम प्लांट में वाटर यूज एफिशिएंसी होती है। इसके बाद C4 प्लांट की होती है, देन फिर C3 प्लांट की होती है। अब हम बात करें तो क्रेंच टाइप एनाटॉमी किसमें पाई जाती है? तो क्रेंच टाइप की जो एनाटॉमी है वो C4 प्लांट में पाई जाती है। सो बंडल जीत और मीजोफिल सेल्स में डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। अपन बात करें तो कैल्विन साइकिल एंड हैच स्लैक अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। एंड हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक रेट हाईएस्ट इन। तो फोटोसिंथेटिक रेट किस में हाईएस्ट होती है? C4 में। C3 में कम क्यों होती है? C3 में इसलिए कम होती है क्योंकि उसमें फोटो रेस्पिरेशन भी पाया जाता है, ठीक है। देन हम बात करें तो ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ, ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड है। इसके बाद अपन बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ डाईसैकेराइड। तो माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, सुक्रोज हुआ, तो ये एग्जाम्पल है डाईसैकेराइड के। देन अपन बात करें तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? तो जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। देन अपन बात करें शुगर फाउंड इन जर्मिनेटिंग सीड। तो जर्मिनेट जो सीड कर रहे होते हैं उनमें कौन सी शर्करा मुख्यतः पाई जाती है? तो वो कौन सी है? माल्टोज। अपन बात करें तो लैक्टोज शुगर जो मिल्क शुगर के नाम से भी बन जाता है वो किसका कॉम्बिनेशन? देखो, एक ग्लूकोज मिल गया, एक गैलेक्टोज मिल गया, तो क्या बन जाएगा अपना? लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इक्वल टू लैक्टोज। टर्म प्रोटीन वाज कॉइंड बाय मोल्डर। तो प्रोटीन किसने दी थी? मोल्डर इन 1840। द टर्म एंजाइम, एंजाइम टर्म किसने दी थी? W कोटिन्स, कोहने। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय फिशर। तो लॉक और जो ताला चाबी सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो फिशर ने ताला चाबी सिद्धांत दिया था। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय फिशर। टर्म विटामिन किसने दी थी? विटामिन ने फंक ने विटामिन टर्म दी थी। देन अपन बात करें तो बॉन्ड दैट जॉइंस अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को कौन सा बॉन्ड ज्वाइन करता है? कार्बोक्सिल। तो प्रोटीन में जो रहता है वो प्रोटीन में पेप्टाइडल बॉन्ड रहता है।
देन अपन बात करें तो क्रेंज एनाटॉमी वाज सो ऑन बाय विच ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, तो कौन से प्लांट्स में क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है, C4 प्लांट्स में पाई जाती है। हु यूज द टर्म फ्लोरिजन फॉर ए फ्लावरिंग स्टिमुलस हार्मोन, एम चाइलेक्यान। तो जो एम चाइलेक्यान थे उन्होंने कौन सी टर्म दी थी, फ्लोरिजन टर्म दी थी, जो कि फ्लावरिंग को रेगुलेट करती है प्लांट्स में। देन अपन बात करें मिनरल एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व इन द स्टोमेटल मूवमेंट, तो जो स्टोमेटल मूवमेंट में जो मिनरल रहता है वो कौन सा है, पोटेशियम आयन है। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, देखो ग्रेना के अंदर क्या होता है, थाइलेकोइड के सिक्के होते हैं, वहीं पे जनरली लाइट रिएक्शन वो जो थाइलेकोइड के सिक्के होते हैं उन्हीं में जनरली क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वहीं पे क्या होती है अपनी लाइट रिएक्शन होती है। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी बाय लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, मॉइस्ट सीड इज अ टर्म है सर। एक होता है स्कैरिफिकेशन, एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो अपन स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं, कम टेम्परेचर द्वारा जो प्लांट की डोरमेंसी तोड़ते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, और स्कैरिफिकेशन उसको क्या कर देते हैं, सीड कोट को खरोच देते हैं, मतलब कि उसको ठीक है उसको परमेबल बना देते हैं वाटर और एयर के प्रति, ठीक है, तो उसमें स्कैरिफिकेशन होता है वो। आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, आरएनए संश्लेषण कहाँ पे होता है, आरएनए संश्लेषण आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो न्यूक्लियोलस में भी आरएनए सिंथेसिस होता है, और इसमें जो अपना राइबोसोम रहता है मेनली, तो वो राइबोसोम मेनली आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। देन अपन बात करें दिस इज एसेंशियल फैक्टर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो जो एयर है वो जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देन अपन बात करें शोकिंग अप ऑफ वाटर बाय ड्राई सब्सटेंस ड्यू टू द हाइड्रोलिक कोलाइड इज द इम्बिवेशन, मतलब कि कोई अपने लिए कोई ड्राई सब्सटेंस है वो पानी को अवशोषित कर रहा है, तो वो किसके द्वारा करेगा, तो वो इम्बिवेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा वो करता है, ठीक है। देन अपन बात करें तो श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, देखो अपने पास एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक आइसोटोनिक होता है और एक हाइपरटोनिक होता है, तो ठीक है। तो जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर अपन ने सेल को रख दी तो उसमें से क्या पानी बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण उसको जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज सम वाट गुड ऑन C4 प्लांट बिकॉज दे एफिशिएंट यूज CO2। तो देखो क्या होता है कि जो CO2 कंसनट्रेशन बढ़ रहा है, तो CO2 कंसनट्रेशन बढ़ने से ये तो नहीं है कि जो क्रॉप प्रोडक्शन में उत्पादन कम हो रहा है, इसका बस एक CO2 का लेवल बढ़ने से ये नुकसान है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर अनफेवरेबल तौर पर प्लांट को इफेक्ट करता है। जबकि अपन बात करें CO2 कंसनट्रेशन तो प्लांट के लिए अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा CO2 का यूज़ करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। अगर अपन बात करें इमर्सन एंड लेविस, दे ऑब्जर्व दैट द क्वांटम यील्ड डिक्लाइन शार्पली एट द वेवलेंथ ग्रेटर देन 600 नैनोमीटर इन रेड जोन, आल्सो कॉल्ड एज अ रेड ड्रॉप। तो देखो इसको अपन बोलते हैं इमर्सन का रेड ड्रॉप इफेक्ट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे अपन 600 से ज़्यादा अपन वो बढ़ाते हैं, ठीक है, वेवलेंथ बढ़ाते हैं, इंफ्रारेड की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है उसमें जो क्वांटम यील्ड है वो क्या होती है, गिरने लगती है। जब अपन बात करें द रेड स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ द 580 नैनोमीटर टू 680 नैनोमीटर ऑफ द लाइट विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन बोथ शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट। तो जो 580 से लेकर 680 की जो तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है, नैनोमीटर की तरंग दैर्घ्य, वो क्या होती है, फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव होती है। ऑटो बारबर्ग 1920 फाउंड दैट द फोटोसिंथेसिस एल्गी वाज inhibited by oxygen. This occur in all C3 plants and this effect is known as a Warburg effect। तो Warburg effect में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के द्वारा हो जाती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो कमी आ रही है वो किसके द्वारा आ रही है, ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होने लगेगी, ठीक है, इसको बोलते हैं बारबर्ग इफेक्ट। देन अपन बात करें तो द लाइट इंटेंसिटी एट विच द फोटोसिंथेटिक इंटेक ऑफ CO2 इज इक्वल टू द रेस्पिरेशन आउटपुट ऑफ द CO2 इज कॉल्ड इज अ कंपनसेशन पॉइंट। देखो कंपनसेशन पॉइंट में क्या होता है कि जितनी फोटोसिंथेसिस में CO2 को अपन ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट ले रहे हैं, और जितनी वो रेस्पिरेशन में छोड़ रहे हैं, अगर उन दोनों की मात्रा बराबर है तो उसको बोलेंगे कंपनसेशन पॉइंट। देयरफॉर नेट फोटोसिंथेसिस इज जीरो एट द कंपनसेशन पॉइंट। तो मतलब जो नेट फोटोसिंथेसिस अगर देखें कंपनसेशन पॉइंट पे तो जीरो हो रहा है, क्योंकि जितना ही वो ले रहा है यूज़ कर रहा है CO2 को, उतना ही वो छोड़ रहा है रेस्पिरेशन में। तो ठीक है, इस पर क्या होगा, जो नेट फोटोसिंथेटिक यील्ड होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। द कोल्ड ट्रीटमेंट टू अ प्लांट बड और सीडलिंग इन ऑर्डर टू फुलफिल ए स्पेसिफिक लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट
स्पेशली फॉर कूल लविंग प्लांट्स इज नाउन एज अ वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं बसंतीकरण। इसमें क्या होता है कि अपन जो प्लांट प्रोपिग्यूल्स होते हैं, सीड होते हैं, उनको क्या अपन कुछ समय के लिए ठंडा वातावरण प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो क्या होते हैं ईजिली जर्मिनेट हो सकें। ठीक है। द टर्म वर्नलाइजेशन वाज गिवन बाय द लाइसेंको। तो टर्म वर्नलाइजेशन किसने थी? लाइसेंको ने दी थी। देन अपन बात करें तो ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू एबव ग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक प्लेस थ्रू द। तो देखो, जल किससे जाता है? जल जाइनम से जाता है, और फूड किससे जाता है? फ्लोएम से जाता है। तो ये दोनों आप इजीली याद कर सकते हो। मिनरल डिफिशियंसी इन प्लांट कैन बी क्विकली करेक्टेड बाय द फोलियर स्प्रे। तो मतलब अगर जो मिनरल की डिफिशियंसी अगर अपन फोलियर स्प्रे कर देंगे तो उसके द्वारा भी मिनरल डिफिशियंसी को अपन बहुत क्विकली करेक्टेड कर सकते हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल एंगल बिटवीन H2 एंड O2 मॉलिक्यूल इज ए 105 डिग्री, 104 पॉइंट कुछ ऐसा होता है, लेकिन 105 डिग्री अपन मान सकते हो उसको। तो द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड इज होलार्ड। तो जो मृदा में जो संपूर्ण जल की मात्रा उपस्थित होती है उसको अपन बोलते हैं क्या? होलार्ड बोलते हैं। ठीक है। देन अपन बात करें तो मास फ्लो या प्रेशर फ्लो थ्योरी फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड वाज गिवन बाय दी। तो जो मास फ्लो जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? मुंच ने मास फ्लो परिकल्पना दी थी। देन अपन बात करें तो मोस्ट अबंडेंट केमिकल प्रेजेंट इन द सेल वॉल इज अ लिग्निन। ये थोड़ा यार गलत टाइप का लग रहा है मेरे को, सेल्यूलोज होना चाहिए जनरली। देन अपन बात करें तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मोन ड्यूरिंग स्ट्रेस इज ए प्रोलाइन। तो कौन सा जो अपना वो है एमिनो एसिड का सिंथेसिस होता है। तो हाँ, अगर एमिनो एसिड का अगर अपन देखें, थोड़ा इसमें देखो मिस्टेक ने दे रखी है। तो जो प्रोलीन है वो क्या है? एमिनो एसिड है, ना कि वो हार्मोन है। तो अगर अपन बात करें तो कौन सा हार्मोन एक्यूमुलेट होगा उसके टाइम पे, तो वो होगा एस्वेसिक एसिड। ठीक है। अगर बात करेंगे अपन एमिनो एसिड के बारे में तो एमिनो एसिड होगा प्रोलाइन। ठीक है। तो प्रोलाइन एमिनो एसिड होगा स्ट्रेस के टाइम पे सिंथेसिस। देन अपन बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन अकर इन C3 प्लांट इन लाइट ओनली। तो जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो केवल दिन के टाइम पे होती है। ठीक है। अपन बात करें न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस ऑफ इंडोल एसिडिक एसिड। तो जो IAA के संश्लेषण में कौन सा जो अपना न्यूट्रिएंट इन्वॉल्व होता है? तो जो देखो अपन ने इससे पहले बात करी थी कि जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड इसमें इन्वॉल्व होता है, और ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण के लिए जिंक चाहिए। ठीक है। तो अपन बात करें तो डायरेक्टली अगर देखें तो इंडोल एसिटिक एसिड के बायोसिंथेसिस के लिए जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन अपन बात करें तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। कौन सी प्रोटीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो अपन बात करें तो कॉलेजन। कॉलेजन किस में होता है? जो अपनी मसल्स होती है ना, कॉलेजन तंतु। ठीक है। तो कॉलेजन किस में पाया जाता है? मसल्स में पाया जाता है। देन अपन बात करें तो कैराटीन। कैराटीन किस में पाया जाता है? हेयर, नेल्स वगैरह हुए अपने, बाल, नाखून वगैरह। देन इसके बाद अपन बात करें तो फेब्रोइन इसमें सिल्क में पाई जाती है। इलास्टिन इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं उसमें, और रेगुलेटरी किसमें? जो अपने एंजाइम्स होते हैं वो रेगुलेटरी प्रोटीन रहते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद में बात करते हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसकी यूनिट 1 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइटल और फंक्शनल एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स। तो मतलब उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं और के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन डिफ्यूज़न, विसरण। मतलब कि विसरण क्या होता है? मीन्स टू स्प्रेड और डिस्प्रेस इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब कि क्या होगा? उसका डिस्प्रेस होगा सभी डायरेक्शंस में, विसरण में। द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसमें सभी का विसरण हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, गैसेस का भी हो सकता है, और सॉलिड का भी हो सकता है। द रीजन्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम रीच्ड अमंग दीज मॉलिक्यूल थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस इज नाउन एज अ डिफ्यूजन। एंड एग्जाम्पल स्प्रेडिंग ऑफ सेंट मॉलिक्यूल इन अ रूम। देखो क्या होता है डिफ्यूज़न में? क्या है, इधर देखो ये बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये। तो ये क्या है? हाई कंसंट्रेशन है, मतलब एक ऐसे, ये मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है। इसको थोड़ा बैक कर देता हूँ। ये यहाँ पे हाई बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है। ठीक है। तो ये, और अपन देखें तो इस जगह पे क्या बहुत कम कंसंट्रेशन है जनरली मॉलिक्यूल्स का। तो इस जगह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे, जब तक कि ये दोनों किसमें इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब कि दोनों की सांद्रता बराबर ना हो जाए। तो यही प्रोसेस है, इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न बोलते हैं। ये सभी में होता है। ठीक है। सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो। अदर एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन्स आर द
गैस इनटू लिक्विड, अगर गैस लिक्विड में है तो क्या बोलते हैं उसको फॉर्म बोलते हैं। लिक्विड है अगर गैस में तो उसको क्या बोलते हैं वेपर। अगर अपन बात करें तो सॉलिड है गैस में तो उसे क्या बोलेंगे स्मोक। जो धुआं रहता है ठीक है वो कैसा होता है, जो अपनी एयर है उसमें क्या रहता है सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। देन अपन बात करें तो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, परासरण नहीं, अपन बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस मतलब परासरण, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसमें किसके द्वारा होता है, एक पर्टिकुलर जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्ध पारगम्य मेम्ब्रेन, उसके द्वारा क्या होता है, जो विलायक होते हैं, विलायक के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। मेंस डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड किसका हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन लिक्विड। तो ऑस्मोसिस जनरली देखें तो अपन किस में होती है, सामान्यतः लिक्विड्स में होती है। देन अपन बात करें प्लाज्मा और जो सेल मेम्ब्रेन है ठीक है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। जैसे कि स्वेलन ऑफ किसमिस इन वाटर, तो जो अपनी किसमिस फूलती है पानी में तो वो किसी कारण हो रहा है, पराशरण के कारण ही हो रहा है। ठीक है। इन ए प्योर सॉल्वेंट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज जीरो। तो जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होगा, जीरो होता है। ठीक है, शुद्ध जल का। अब अपन बात करें तो एंडो ऑस्मोसिस होती है, एक एक्सो ऑस्मोसिस होती है। तो द सॉल्वेंट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज इंटर इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज एंडो ऑस्मोसिस। मतलब अगर सॉल्वेंट उसमें लोअर कंसंट्रेशन का अगर सेल में इंटर कर रहा है तो उसको बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है। और अगर बात करें तो एक्सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन मीडियम इज कॉल्ड एज एक्सो ऑस्मोसिस। इन पिकल साल्ट एक्सो ऑस्मोसिस ऑन बैक्टीरियल सेल्स एंड किल्ड माइक्रोब्स। तो मतलब जो एक्सो ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसके द्वारा ही अपन जो अचार वगैरह में साल्ट डालते हैं उसके कारण बैक्टीरिया का होता है मर जाता है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस क्या है, प्लाज्मोलाइसिस इज श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, सुखड़ जाएगा ड्यू टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो अपन ने के लिए एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया, जैसे ये अपनी सेल है ठीक है, इसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है बहुत सारा, और इसको अपन ने एक पानी में डाल दिया जिसमें बहुत ज़्यादा जो सेल का कंसंट्रेशन है उससे ज़्यादा, ये क्या है हाइपरटोनिक। ठीक है। तो जो इसमें सेल में से क्या करेगा, वाटर मूव करेगा इस तरफ। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और जिसके कारण ये सेल क्या है, ये सुकड़ जाएगी ऐसी। तो इसको जो इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा मतलब लाइसिस हो रहा है। ठीक है। इफ ए प्लाज्मोलाइट सेल इज कीप्ड इन अ प्योर वाटर द सेल अटेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज ड्यू टू द एंडो ऑस्मोसिस। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज द डी प्लाज्मोलाइसिस। देखो अगर अपन ने जो ऑस्मोलाइज्ड जो सेल, जो प्लाज्मोलाइज्ड जो सेल है ठीक है, मतलब जो पूरी तरीके से सुकड़ चुकी थी, अगर अपन उस सेल को ले जाकर अगर पानी में अपन डबल से रखेंगे तो ठीक है, पानी में से फिर वो क्या करेगा, जल को अब्जॉर्ब करते जाएगा, उसमें जाएगा एंडोऑस्मोसिस के द्वारा, और वो फिर पहले जैसे उसका साइज़ था उसी तरीके वो रख लेगी, साइज़ उसमें आ जाएगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल किल द प्लांट ड्यू टू द प्लाज्मोलाइसिस। मतलब अगर अपन ज़्यादा फर्टिलाइजर दे देते हैं प्लांट के पास में तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा जड़ के पास में ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना चाहिए, जो उसका बेसल पोर्शन होता है उसमें, क्योंकि वो क्या करता है, जो पूरा उसका प्लांट है उसी को ख़त्म कर देता है, वो जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं। देन अपन बात करें तो डीपीडी, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ये आप फॉर्मूला याद रख लेना। इसी को क्या बोलते हैं, संक्शन प्रेशर भी बोलते हैं। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट एरिया बाय द वाटर एंटर इनटू द सेल। डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। तो क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में से अपन जब टर्गर प्रेशर को माइनस कर देते हैं, मतलब या आप ऐसे भी देख सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर तथा टर्गर प्रेशर के बीच में जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट। When water in a cell due to the swelling, a outward pressure exerted by the cell solutions on the cell wall is known as a turgor pressure. ठीक है। When water enter in cell, the cell wall exert an opposite pressure on the cell membrane is called as a wall pressure। मतलब जो सेल वॉल जो प्रेशर लगा रही है उसको वॉल प्रेशर कहेंगे। ठीक है। और जो सेल सॉल्यूशन सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज जीरो। तो वाटर पोटेंशियल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, जल की है, कितनी, जीरो। और अगर अपन इसको बाकी सबकी देखें तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है। देन अपन बात करें तो सोल्यूशन मेनली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, एक होता है
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो देखो क्या होता है, जैसे ये एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर ये ले लिया और एक बीकर ये ले लिया, तीनों में सेल पटक दो एक एक, ठीक है, ये सेल पटक दें। अगर इस सेल का कंसंट्रेशन और ये जो इसके जो अब इसमें देखो लिक्विड भी भर देते हैं, ठीक है, और इसमें भी लिक्विड भर देते हैं, ठीक है। अगर इस जो अपन ने ये लिक्विड डाल रखा है इसमें, ठीक है, जो सॉल्यूशन है, अगर उसका कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसके बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक, ठीक है। अगर जो बाहर पे जो लिक्विड डाल रखा है अपन ने, ये सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन सेल से ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। क्या बोलेंगे, हाइपर, हाइपर मतलब ये होता है ज़्यादा, हाइपरटोनिक। और अगर इससे सेल का कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अगर अपन ने सेल को हाइपोटोनिक उसमें रखी तो सेल क्या होगी, फूलेगी। क्या करेगी, फूलेगी। अगर इसमें रखा है तो सेल पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा जनरली। और अगर अपन ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रख दिया तो सेल क्या करेगी, सिकुड़ेगी। क्या करेगी, सिकुड़ेगी। तो ये आप तीनों जल्दी सॉल्यूशन होते हैं। अब देन बात करें तो अपन इम्बिवेशन क्या होता है। अगर देखो इम्बिवेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई बॉडी सब्सटेंस ड्यू टू द हाइड्रोल फिलिक कोलाइट्स इज कॉल्ड एज इम्बिवेशन। तो जनरली अपन देखें तो इम्बिवेशन की प्रोसेस के कारण ही जो ड्राई वगैरह जो लकड़ियाँ होती हैं, सूखी लकड़ियाँ, वो पानी को अवशोषित करती हैं। इसके बाद अपन बात करें तो वाटर रिलेशन जो सेकंड यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। तो जनरली अपन देखें तो जो प्लांट में पानी का ऑब्जर्वेशन रूट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। रूट्स जनरली पानी अवशोषित करती हैं। और रूट के भी अपन मेन पार्ट देखें तो जो रूट हेयर्स होते हैं वो ज़्यादा पानी को अवशोषित करते हैं, जिनमें, ठीक है, रूट हेयर्स आर द मोर डेवलप्ड इन जीरोफिटिक एंड एब्सेंट इन द हाइड्रोफिटिक प्लांट्स। तो जो रूट हेयर होते हैं, जो जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे अपन रेगिस्तान वगैरह में जाके देखें तो वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट हेयर ज़्यादा डेवलप्ड होंगे। और जो हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, मतलब जो जल में रहने वाले, उनमें क्या होते हैं, जनरली रूट हेयर्स एब्सेंट। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ऑब्जर्प्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टिव ऑब्जर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव ऑब्जर्प्शन। एक्टिव ऑब्जर्प्शन में मतलब क्या होता है कि इसमें एनर्जी यूज़ होती है, तो एक्टिव है। और पैसिव में क्या होता है, एनर्जी जनरली यूज़ नहीं होती, ठीक है। अब हम बात करें तो एसेंट ऑफ सेल शेप। The upward movement of water from stem base to tree top is called ascent of shape। मतलब ascent of shape क्या है, जो अपने वाटर वगैरह का रहता है जो मूवमेंट, वो इस स्टेम के बेस से लेके जो पत्तियों तक पहुंचता है उसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। तो मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप, तो सबसे पहले बोलते हैं, हम बात करते हैं तो वाइटल थ्योरीज कौन कौन सी थी। तो रेले और क्लैम्बरिंग पंप थ्योरी। रेले पंप थ्योरी है जनरली अगर देखें तो वो किसने दी थी, गॉर्डले विस्की ने दी थी 1884 में। देन अपन बात करें तो पल्शन थ्योरी किसने दी थी, सर जेसी बोस ने दी थी, ठीक है, 1923 का टाइम पे। देन अपन बात करें तो रूट प्रेशर थ्योरी, इट कॉइंड बाय द स्टीफन हॉल्स। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट इज कॉल्ड एज द रूट प्रेशर। इट मेजर्ड बाय द मैनोमीटर। तो रूट प्रेशर किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मैनोमीटर के द्वारा। देन अपन बात करें तो फिजिकल थ्योरीज के बारे में। फिजिकल थ्योरीज में सबसे पहले आती है कैपिलरिटी थ्योरी। ये किसने दी थी, बोहियम ने दी थी 809 के तार, ठीक है। कैपिलरिटी थ्योरी बोहियम ने दी थी 809 के टाइम पे। ही स्टेटेड दैट वाटर राइजेज इन अ नैरो ट्यूब्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो मतलब जो वाटर ऊपर चढ़ रहा है वो किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण ऊपर चढ़ रहा है, इन्होंने बताया था कैपिलरिटी थ्योरी में। देन अपन बात करें तो इम्बिवेशनल थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू सैच 1878 इम्बिवेशंस एक्टिविटी ऑफ सेल वॉल ऑफ द जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ शेप। देन अपन बात करें तो कोहेशन एंड एडिशन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पोल थ्योरी। तो ये बाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाव सिद्धांत किसने दिया था, जो डिक्सन और जॉली थे 1894 के टाइम पर, उन्होंने क्या दिया था, बाष्पोत्सर्जन ससंजन तनाव सिद्धांत। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। उन्होंने बताया था जो ट्रांसपिरेशन द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके कारण मेनली क्या होता है, एसेंट ऑफ शेप वर्क करता है, ठीक है। अपन बात करें तो लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो मतलब प्लांट में वाटर कैसे कैसे लॉस्ट होता है, मतलब कि कैसे उसकी हानि होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, बाष्पोत्सर्जन हिंदी में, तो ठीक है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ द लिविंग एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज टर्म्ड एज अ ट्रांसपिरेशन। तो मतलब कि जल का वाष्प के रूप में, नाम से पता चल रहा है वाष्पोत्सर्जन,
वाष्प के रूप में जल का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, कहाँ से? स्टोमेटा के द्वारा। तो ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल। तो जो अपने कर्टिस थे उन्होंने बताया था कि ट्रांसपिरेशन क्या है? नेसेसरी ईवल है, मतलब ज़रूरी भी है और ज़रूरी होते हुए हानिकारक। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन इज़ अ नेसेसरी ईवल, इट कूल डाउन द लीफ सरफेस ऑफ द प्लांट। तो मतलब जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो वो क्या करता है? लीफ सरफेस का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में काम में आता है। नियरली 99% ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज लॉस्ट इन द ट्रांसपिरेशन। मतलब जितना प्लांट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है उसका 99% जो पानी होता है वो तो ट्रांसपिरेशन के द्वारा उसकी लॉस्ट हो जाता है। मतलब 1% ही उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पानी का जनरली यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ अ वाइटल एंड अनअवॉइडेबल फिनोमेना ऑफ द प्लांट। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट के लिए और प्लांट इसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको अवॉइड कर दिया तो उनमें जो एसेंट ऑफ सेव काम करना ही बहुत कम कर देगा। ठीक है, अपन बात करें तो ट्रांसपिरेशन इज रेगुलेटेड बाय स्टोमेटा एक्टिविटीज़। तो ट्रांसपिरेशन जनरली होता है किसके द्वारा? तो स्टोमेटा एक्टिविटीज़ के द्वारा ही होता है। देन अपन बात करें द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द ट्रांसपिरेशन इज लीफ। तो मतलब जो ट्रांसपिरेशन का जो क्रिया होती है सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है? तो जो स्टोमेटा होता है सबसे ज़्यादा लीफ सर्फेस पर पाए जाते हैं। फिर अपन बात करें तो अगेन फोलियर ट्रांसपिरेशन इज अ टू टाइप, इज अ स्टोमेटल एंड द क्यूटिकुलर। ठीक है, तो जो फोलियर ट्रांसपिरेशन है वो मेनली दो टाइप का होता है, स्टोमेटल और दूसरा क्यूटिकुलर। तो स्टोमेटल सबसे ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करता है, 80 से 90% स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है और 20% तक ही करीब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। अब अपन बात करते हैं तो स्टोमेटा के बारे में। तो अपन बात करें अब स्टोमेटा के बारे में, तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ठीक है, जो क्या होती हैं? जो लीफ सरफेस होता है उस पर क्या होती हैं? थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं लीफ सरफेस के ऊपर। बट अगर अपन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स देखें तो उनमें जनरली ये क्या होता है? जो लीफ होती है उसके लोअर सरफेस पर जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, तो अप्रॉक्स 97% ऑफ ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द लोअर surfaces and such plants. Each stomata has a two kidney shaped guard cell. Inner wall of the guard cells is a thick and outer wall is a thin. तो देखो आपको जनरली बता देता हूँ, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका। ठीक है, तो जो ये वॉल रहेगी ये कैसी रहेगी? थिक रहेगी ये वाली, और ये जो बाहर वाली जो रहेगी वो कैसी रहेगी? थिन वॉल रहती है। तो ये रेगुलेशन में बहुत कंट्रोल करता है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि इनर थिन रहती है कि आउटर थिन रहती है। तो इनर वॉल क्या रहेगी? थिक रहेगी, जो आउटर वॉल है वो कैसी रहेगी? थिन रहेगी। और हम बात करें तो मैकेनिज्म क्या है स्टोमेटा ओपनिंग की और क्लोज होने की। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर ड्यू टू द टर्जिडिटी एंड द फैसिडिटी रिस्पेक्टिवली। मीन्स स्टोमेटल मूवमेंट इज गवर्नड बाय द टारगेट प्रेशर। तो मतलब स्टोमेटा क्या होता है? जो गार्ड सेल्स रहती है उनमें जो टारगेट प्रेशर रहता है उसके द्वारा जनरली कंट्रोल होता है। ठीक है, व्हेन टारगेट प्रेशर ऑफ गार्ड सेल इंक्रीज स्टोमेटा आर ओपन। जैसे टारगेट प्रेशर बढ़ेगा गार्ड सेल्स में तो स्टोमेटा क्या होगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, खुल जाएगा। व्हेन डिक्रीज स्टोमेटा क्लोज। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डिटरमाइंड बाय दी फोटोमीटर। तो जो ट्रांसपिरेशन की रेट मेज़र करने में, मतलब कितना उसमें ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको मेज़र करने के लिए अपन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? वो है जनरली फोटोमीटर का जनरली यूज़ किया जाता है। देन इसके बाद अपन बात करें तो गटेशन। तो गटेशन टर्म इज गिवन बाय दी बर्गेस्टेन। तो किसने दी थी? बर्गेस्टेन ने टर्म दी थी गटेशन। द एक्सड्यूशन ऑफ वाटर विद सॉल्ट एंड मिनरल थ्रू द हाइड्राथोड इज कॉल्ड एज अ गटेशन। तो जो क्या होती हैं? पत्तियों के जो सिरे रहते हैं, ठीक है, उन पे क्या होती हैं? जो अंदर कैपिलरीज वगैरह जा रही होती है वो क्या सिराएँ रहती हैं, वो क्या खुलती हैं? उस पॉइंट पे जाकर पर्टिकुलर पॉइंट पे खुलती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? हाइड्राथोड होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट से जल का पानी के रूप में, बूंदों के रूप में टपकना, उसी को बोलते हैं गटेशन प्रोसेस। तो इसके बाद क्या बात करते हैं हाइड्राथोड के बारे में। स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ बेन्स ऑफ लीव्स, इट इज़ अ कॉज्ड ड्यू टू द रूट प्रेशर। तो गटेशन मुख्यतः किसके कारण होता है? जो रूट प्रेशर लगाती हैं अपनी, उनके कारण गटेशन होता है। मतलब रूट प्रेशर सुबह और शाम के टाइम पे जनरली ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि गटेशन की प्रोसेस भी ज़्यादातर देखने को मिलती है। गटेशन नॉर्मली अकर्स एट नाइट। एंड अपन बात करेंगे तीसरी जो यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत, वो है फोटोसिंथेसिस। तो मतलब कि प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, देखो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा, ठीक है, जो CO2 वगैरह है उनका उपयोग करके एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है? फूड बनाना। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ATP का संश्लेषण करना। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सबसे पहले तो जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लोरोफिलस
क्लोरोफिल्स अकर्स इन द ग्रेना प्लास्टिड एंड आर एसोसिएटेड विद द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो जो अपने क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो किसमें ग्रेना रहता है ना, उसके जो थाइलेकॉइड रहता है उनकी मेम्ब्रेन में जनरली देखने को मिलता है। द सेंटर ऑफ द पोरफायरिन रिंग ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी कंटेन ए सिंगल एटम ऑफ द मैग्नीशियम। तो मतलब जो पोरफायरिन रिंग बनती है अपनी, ठीक है, जो एम जी अगर चारों तरफ से जो घेरा रहता है साइकिल के अंदर, तो वो कैंसी उसको बोलते हैं पोरफायरिन रिंग। और उसमें जो बीच में रहता है वो कौन सा रहता है, मैग्नीशियम आयन रहता है। देन अपन बात करें क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर टू टाइप्स, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए क्या है, ये सभी में पाया जाता है जनरली, जितने भी जो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक प्लांट वगैरह हुए इन सब में क्लोरोफिल ए तो जनरली देखने को पाई जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह में भी क्लोरोफिल ए रहता है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द क्लोरोफिल इज C55H72 और O5N4 और Mg। तो ये इसका फार्मूला है। आप जनरली इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो 55, ये 72, ये हो गए 5 और 4, ये भी 54 हो गए, और एक Mg का मिला लो तो 55 हो गए। मतलब शुरू में 55 बात कर लो और लास्ट में भी आप 55 याद कर लो, जोड़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। एंड अपन बात करें तो क्या होता है क्लोरोफिल बी। तो देखो एक और बात, अगर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल में बी में डिफरेंस अगर आ जाता है, तो जो ए है उसमें क्या होता है, मेथाइल ग्रुप होता है, और अगर बी में बात करें तो अपन कौन सा होता है, अपना CHO ग्रुप होता है, ठीक है ना। अपन बात करें तो इट इज़ क्लोरोफिल बी, इट इज़ प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स एंड इन ग्रीन एल्गी बट एब्सेंट इन द रेड एल्गीज। तो ये रेड एल्गीज में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अपन बात करें इसके बाद कैरोटीनॉइड्स जो पिगमेंट होते हैं उनको अपन बात करेंगे। तो कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स आर टुगेदर कॉल्ड एज अ कैरोटीनॉइड्स। तो जो कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन पिगमेंट, और जो जेंथोफिल्स होते हैं उनको एक सम्मिलित रूप से अपन क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। इट बिलोंग टू लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड एज अ टर्पिनॉइड्स। तो जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उससे ये जनरली बिलोंग करते हैं। दीज आर द फैट सोल्यूबल येलो पिगमेंट्स। तो जेंथोफिल्स वगैरह हुए ये सब क्या हैं, येलो पिगमेंट्स हैं, और जो ये जनरली क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। देन अपन बात करें जो कैरोटीन रहता है उसके बारे में। कैरोटीन क्या होता है, ऑरेंज टू येलो कलर होता है इसका, ठीक है। हैविंग एफीमर पेरिकल फार्मूला C40 एंड H56। इट इज़ अबंडेंट इन रूट ऑफ कैरेट्स, हैंस इज द नेम एज अ कैरोटीन। तो मतलब जो अपना कैरेट होता है उसमें जनरली पाए जाते हैं, जो उसकी रूट्स होती हैं बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम अपन ने क्या रखा, कैरोटीन रखा है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द बीटा कैरोटीन। और जो बीटा कैरोटीन का क्या मोस्ट कॉमनली फॉर्म है, बीटा कैरोटीन इज़ अ प्रीकॉर्सर ऑफ विटामिन ए। तो मतलब जो विटामिन ए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, बीटा कैरोटीन द्वारा होता है। देन अपन बात करें तो इट इज़ अ क्विकली ऑक्सीडाइज्ड इन अ एयर, हैंस द रैपिड चेंज ऑफ द कलर टेक प्लेस इन द स्कल्प्ड कैरेट। मतलब कि अगर जो इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। देन अपन बात करेंगे जेंथोफिल्स के बारे में। जेंथोफिल्स इज अ मोर अबंडेंट देन द कैरोटीन्स, हैविंग येलो टू ब्राउन कलर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C40H56 और O2। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैरोटीनॉल। तो इसको क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉल भी जनरली कहा जाता है। जो अपने जो मेज में रहता है, ठीक है, जो मेज में जो येलो कलर के जो पिगमेंट होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो ज़ियाज़ैंथिन के कारण होते हैं। देन अपन बात करें एंथोसायनिन पिगमेंट के बारे में। तो एंथोसायनिन इज अ पर्पल पिगमेंट, ठीक है, soluble in water, hence it is occurs in the solution from in the water of the cell। ये क्या होता है, जल में घुलनशील है एंथोसायनिन। और जो जनरली कि अपनी जो रिक्तिका होती है, वॉक्यूल्स होता है, उसमें जनरली ये देखने को पाया जाता है। और ये कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। इट डजेंट टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। इट इज़ अ प्रेजेंट इन शुगर बीट, एप्पल वगैरह में ये पाया जाता है। देन अपन बात करें फोटोसिंथेसिस, CO2 एसिमिलेशन या फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर अपन डेफिनेशन देखें तो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम यूटिलाइजिंग CO2 एंड वाटर बाय द illuminated green cells and oxygen liberated as a byproduct of is called as a photosynthesis। तो देखो C6CO2 plus 6H2O, C6H12O6 plus CO2, light plus chlorophyll दे दो। So reaction of light phase is the light sensitive, hence it is called as a photochemical reactions। Source of oxygen during photosynthesis, तो मतलब जो पानी का सोर्स क्या है जो इसमें अपना वो निकलता है, तो पानी का सोर्स है, ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, पानी है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो क्या होता है जब अपने जल का फोटोलाइसिस होता है, प्रकाश अपघटन होता है जल का, तो उसके द्वारा अपने क्या बनता है, ऑक्सीजन निकलता है। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी ATP इज अ कॉल्ड एज अ फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो मतलब लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं। The breakdown of water molecule H2O into hydrogen and oxygen by the light energy is called as a photolysis of water।
इट हैज़ अ टू फेजेस, लाइट फेज और डार्क फेज। जो लाइट रिएक्शन होती है एक, और एक होती है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज अ ग्रेना एंड डिपेंडेंट ऑन पिगमेंट। ठीक, क्या होता है, लाइट की उपस्थिति में होती है और जनरली कहाँ पे होती है, जो पिगमेंट्स पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, लाइट प्लस H2O, तो क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इमर्शन इफेक्ट क्या होता है, तो ग्रीन प्लांट एक्सपोज्ड टू द मोनोक्रोमेटिक लाइट wavelength greater than the 680 nanometer in red zone. This prolonged duration of red zone decreased the rate of photosynthesis, decreased in quantum yield. This effect is called red dwarf effect. तो मतलब क्या होता है, रेड जोन में जब अपन अपना जो वेवलेंथ की जो लाइट इस पे प्लांट पर अपन अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो फोटोसिंथेटिक यील्ड होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसी को अपन बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। देन इसके बाद अपन बात करें, द क्वांटम यील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्स्ड लाइट वाज ग्रेटर देन द टोटल यील्ड गॉट फ्रॉम द टू बीम ऑफ द लाइट यूज्ड सेपरेटली। दिस एनहेंसमेंट कॉल्ड एज अ इफेक्ट इज नाउन एज अ इमर्सन इफेक्ट। देखो अपन क्या करते हैं, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट की यूज़ करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट की यूज़ करते हैं, तो उसमें जो फोटोसिंथेटिक यील्ड होती है वो कम आती है। जबकि अपन अगर एक मिक्सचर का लाइट का जो मिक्सचर है उसका अगर अपन यूज़ करेंगे तो क्या होगी, फोटोसिंथेटिक जो यील्ड है वो ज़्यादा आएगी। देन अपन बात करें तो जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 फिक्सेशन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में होती है। द रिएक्शन ऑफ द डार्क फेजेस आर टेम्परेचर सेंसिटिव एंड डोंट रिक्वायर लाइट। मतलब ये क्या है, जो डार्क रिएक्शन वो टेम्परेचर सेंसिटिव तो है। टेम्परेचर सेंसिटिव क्या है, क्योंकि इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। तो एंजाइम अगर ज़्यादा टेम्परेचर बनेगा तो वो क्या होगा, विघटित हो जाते हैं। तो इसलिए टेम्परेचर सेंसिटिव तो है, बट दे डोंट रिक्वायर्स लाइट। ठीक है, दिस इज़ अ प्योरली केमिकल रिएक्शन एंड इज कॉल्ड एज अ ब्लैकमैन रिएक्शन। और इसको क्या बोला जाता है, ब्लैकमैन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं, ऑन द नेम ऑफ F.F. ब्लैकमैन हु फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स एग्जिस्टेंस। देन अपन बात करें तो कैल्विन साइकिल या जो C3 साइकिल होता है उसके बारे में बात करें। दिस इज अ प्रेडोमिनेंटली फाउंड इन द वीट, राइस, बार्ली एंड पल्सेस, सोयाबीन, कॉटन, सनफ्लावर इत्यादि में क्या पाया जाता है, C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल पाया जाता है। एंड सच प्लांट्स आर द कॉल्ड एज अ C3 प्लांट बिकॉज इन द कैल्विन साइकिल द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ फास्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA। 3 कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है उसी के नाम पर अपन इसको क्या बोलते हैं, C3 प्लांट बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इसका, हैविंग 3 नंबर ऑफ द कार्बन इन अ कंपाउंड। देन अपन बात करें तो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ द मिनिमम और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया था, तो ये दिया था अपना ब्लैकमैन ने। CO2 लाइट ATP प्लस NADPH2 रिडक्शन इन द कार्बोहाइड्रेट। If light intensity is increased by the twice but CO2 concentration is a constant, there will be the no increase in the photosynthesis rate। तो मतलब अगर क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर जो अपना कारक है वो अगर सीमाकारी सिद्ध होता है, ठीक है, जो कम, इफ लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, अगर लाइट अपन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, डबल कर दी, बट अगर अपना CO2 कंसनट्रेशन अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो वो क्या करेगी, फोटोसिंथेटिक रेट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। क्योंकि क्या है, अपने पास जो CO2 फिक्स करने के लिए वो निश्चित मात्रा में है, तो उससे फोटोसिंथेटिक रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही है ब्लैकमैन का लॉ, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ मिनिमम या लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। It means CO2 act as a limiting factor because its concentration is available in minimum quantity। तो मतलब जो क्या होता है, CO2 क्या है, लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम करता है। देन अपन बात करें तो हैच एंड स्लैक जो साइकिल है उसी को अपन बोलते हैं C4 साइकिल। तो जो C4 प्लांट होता है उनमें C4 साइकिल पाया जाता है, जैसे कि अपना शुगर कैन हुआ, सोरगम हुआ, बाजरा हुआ, मेज हुआ, तो इनमें क्या है, जनरली C4 साइकिल पाया जाता है। ठीक है, और इनमें जो C4 प्लांट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें क्रैंच टाइप की एनाटॉमी पाई जाती है। मतलब कि जो अपनी जो बंडल शीट और जो मेसोफिल सेल्स में डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 4 कार्बन वाला ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनता है, OAA बनता है। ठीक है, तो इसके कारण इसका नाम क्या है, C4 साइकिल। ठीक है, इसके बाद इसमें जो पेप कार्बोक्सिलेज है उसमें जो अपन C3 साइकिल बनता है उसमें रोबेस्को क्या होता है, फर्स्ट एंजाइम होता है RUPP, और इसमें क्या होता है, पेप कार्बोक्सिलेज क्या होता है, सबसे पहले CO2 को वो करता है कंट्रोल। PEP carboxylase has a high affinity for CO2 and hence C4 plants are able to absorb CO2 strongly from a much lower CO2 concentration than the C3 plants। तो अपन बात करें जो PEP carboxylase एंजाइम होता है वो क्या होता है, CO2 के प्रति बहुत ज़्यादा जुड़ने की क्षमता रखता है। तो ये क्या करता है, अगर लोअर कंसेंट्रेशन में भी CO2 उपस्थित है तो भी उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसी कारण इसमें क्या होता है, ज़्यादा इसकी
इफिशियंसी होती है देयर वाई रिजल्टिंग हायर रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मोस्ट ऑफ वीड्स आर C4 प्लांट्स। अधिकांश जो वीड है वो कैसे हैं, C4 प्लांट है। C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेटिक रेट इज हायर। तो जो C4 प्लांट होता है उनमें फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया वो नहीं होती जनरली, तो इस कारण इनको इनमें जो क्या होता है, जो फोटोसिंथेटिक रेट है वो क्या होती है, हायर होता है और ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। अपन बात करें तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसको अपन कैम प्लांट भी बोलते हैं। कैम प्लांट की खास विशेषता है कि जिनमें इनमें स्टोमेटा रहते हैं वो दिन के समय बंद रहते हैं तथा रात्रि के समय स्टोमेटा खुले रहते हैं, जिसके कारण इनमें जो जल का लॉस होता है वो बहुत कम होता है। और ये जनरली जो कैम जो प्लांट्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, एरिड जोन्स में जनरली पाए जाते हैं। ऑल कैम प्लांट्स हैव द सकुलेंट हैबिटेट। तो मतलब जो सकुलेंट हैबिट में रहते हैं कि ठीक है, सच प्लांट्स हैव आल्सो द कैपेसिटी ऑफ फिक्सिंग द CO2 लॉस्ट इन द रेस्पिरेशन। देन अपन बात करें तो सच प्लांट्स बिहेव लाइक ए C4 प्लांट ड्यूरिंग द नाइट एंड एज ए C3 प्लांट ड्यूरिंग द डे। तो मतलब जो कैम प्लांट होते हैं वो दिन के समय कैसे बिहेव करते हैं, C3 प्लांट की तरह दिन में बिहेव करते हैं, और रात्रि के टाइम पे वो कैसे C4 प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसमें क्या मेलिक एसिड बनता है और जो वैक्यूल्स में संचरित रहता है, और दिन में समय पेप कार्बोक्सिलेज में कन्वर्ट हो जाता है। इन कैम प्लांट्स ओपन द स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज द डे टाइम। एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन, गार्लिक, सीसल, लिली एंड प्लांट ऑफ द फैमिली। जो क्रोसुलेसी जो फैमिली है उसमें जैसे कैक्टस आता है, पाइनएप्पल आता है, तो ये सभी क्या है, कैम प्लांट के उदाहरण है। ठीक है, देन अपन बात करें डिफरेंसेस की, बात करें C3, C4 और कैम प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साइट ऑफ द साइकिल या लीफ स्ट्रक्चर। तो C4 प्लांट में C3 जो प्लांट्स होते हैं उनमें साइकिल कहाँ पे चलता है, मीजोफिल में चलता है। C4 प्लांट में तो मीजोफिल और बंडल शीथ में चलता है। ठीक है, जो मीजोफिल सेल्स होती हैं उनमें कौन सा पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, बंडल शीथ में कौन सा RUBP काम करता है। देन अपन बात करें तो मीजोफिल जो कैम प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मीजोफिल्स एंड वॉक्यूल। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो जो अपन C3 प्लांट बात करें तो उसमें क्या होता है, 3PGA होता है, 3 कार्बन वाला। और C4 प्लांट में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो मतलब OAA और मेलिक एसिड, 4 कार्बन कंपाउंड। अगर कैम प्लांट्स की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, बोथ होते हैं दोनों। देन CO2 एक्सेप्टर RUBP, C4 प्लांट में पेप और कैम प्लांट में पेप। देन अपन बात करें डार्क रिएक्शन थ्रू, तो डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल द्वारा होती है। इसमें हैच एंड स्लैग साइकिल एंड कैल्विन साइकिल। तो C4 प्लांट है इसमें ऐसा नहीं है कि उसमें जो कैल्विन साइकिल नहीं पाया जाता, उसमें कैल्विन साइकिल भी पाया जाता है और उसमें हैच एंड स्लैग साइकिल भी पाया जाता है। देन अपन बात करें कंपनसेशन पॉइंट या CO2 कंसनट्रेशन कितना है, तो 50 ppm, 1 से लेकर 5 ppm। देन अपन बात करें तो फोटोसिंथेटिक रेट C3 प्लांट की क्या होती है, मीडियम होती है। C4 प्लांट की क्या होती है, हाई होती है। और जो कैम प्लांट होता है उनकी क्या होती है, स्लो होती है। देन अपन बात करें बायोमास प्रोडक्शन, तो इनमें जो C3 प्लांट होते हैं मीडियम होता है, जो C4 प्लांट होता है उनमें हाई होता है, और जो कैम प्लांट होता है उनमें लो होता है। देन अपन बात करें तो लाइट सेचुरेशन पॉइंट जो C3 प्लांट है उसमें लो होता है। देन अपन बात करें C4 प्लांट में हाई होता है और इसमें क्या होता है, मीडियम होता है। फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और जो C4 प्लांट होता है उसमें भी लो होता है, कैम प्लांट में भी लो होता है। वाटर यूज इफिशियंसी C3 प्लांट की कम होती है, C4 प्लांट की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, और जो कैम प्लांट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद अपन बात करें तो ट्रांसपिरेशन रेट C3 की सबसे ज़्यादा होती है। देन अपन बात करें तो जो C4 प्लांट रहते हैं उनमें मीडियम होती है, और जो कैम प्लांट रहते हैं उसमें क्या होती है, लो होती है। कारण क्या है कि लो होने का, इनमें जो स्टोमेटा दिन के समय तो बंद रहता है, ओनली रात के टाइम पे ही खुलते हैं। अब हम बात करेंगे क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट पथवे। जो फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश श्वसन, या जिसे अपन ग्लाइकोलेट पथवे भी कहते हैं। ठीक है, क्रोटकोव 1963 इंट्रोड्यूस द टर्म फोटो रेस्पिरेशन टू refers to the release of CO2 in the respiration in the presence of light। मतलब कि जो CO2 का रिलीज होना, मतलब जो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है सेल में, तो उस टाइम पे क्या होता है, अपना फोटो रेस्पिरेशन का टाइम होता है। इन फोटो रेस्पिरेशन हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंड्यूस्ड बाय द हाई light checks the production of two molecules PGA and form glycolate instead of one molecule of phosphoglyceric acid। तो इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन का हाई कंसनट्रेशन हो जाता है तो उसके कारण जो अपने दो PGA के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसके बदले मतलब एक ही फास्फोग्लिसरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनता है, और एक मॉलिक्यूल की बजाय ग्लाइकोलेट बन जाता है। तो इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, अपन ग्लाइकोलेट अपापचिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अपना 3 जो ऑर्गेनल्स वो जनरली काम करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट हुआ, दूसरा वो पेरोक्सिसोम हुआ, और तीसरा क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। तो ये क्या है, और एक ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब इससे प्लांट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बस जो
ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन हाई रहता है उसको ये मेंटेन करने के काम में आता है, ठीक है। नाउन एज ए C2 साइकिल, इसको क्या बोलते हैं, C2 साइकिल बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट क्या होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में बनता है और इसमें क्या होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। देन अपन बात करें तो रेस्पिरेशन मतलब कि श्वसन क्या होता है। The energies are released by the oxidation of the various photosynthetic product, especially carbohydrate, by the process is called as a respiration। तो मतलब जो अपने फोटोसिंथेसिस में जो अपने प्रोडक्ट बने हैं उससे एनर्जी रिलीज होती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट दिया CO2 बना प्लस H2O बना प्लस 686 किलो कैलोरी। तो अगर अपन बात करें तो मैकेनिज्म क्या है, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, फर्स्ट एंड कॉमन स्टेजेस इन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस और EMP पाथवे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, श्वसन में जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है जिसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब टूटना। तो ये 3 वैज्ञानिकों एमडेन, मेहराप और पारनास के नाम पे इसको EMP पाथवे भी कहा जाता है और इसमें मेनली 10 स्टेप होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट, ये पूरा करके साइकिल लास्ट में जाकर पायरुविक एसिड पर खत्म हो जाता है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, हेंस द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुविक एसिड इज अकर्स इन द साइटोप्लाज्म अंडर एनारोबिक कंडीशंस। तो मतलब ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म होता है जहाँ पर कंडीशन कैसी होती है, एनारोबिक। एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स। तो जो अपना क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये होता है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में लिंक होता है जिसमें कि अपने अपने NADPH2 प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो 2 अपने क्या रहते हैं, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 बार चलती है साइकिल तो कितने 6 अपने लिए 6 ATP मिल जाते हैं, मतलब 2 NADPH2 इस जगह उत्पन्न होता है तो उनको अपन कन्वर्ट करें तो मतलब 6 ATP में तौर पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एंड फर्दर विल बी ऑक्सीडाइज थ्रू लिंक एंड क्रेब्स साइकिल्स। द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 further will be used for the electron transport system to release H2O. Net production 2 ATP in glycolysis, but 2 molecule of NADH2 will be oxidized aerobically to yield 6 molecule of ATP। तो मतलब अगर देखें ATP का नेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है तो 2 ATP नेट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर जनरली तौर पे देखें तो 4 ATP बनता है जिसमें से 2 ATP उसी में कंज्यूम हो जाते हैं। तो नेट अगर ATP अपन देखें तो वो 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में और इसके साथ साथ अपने क्या बनते हैं, 2 NADH2 भी बनते हैं। तो अगर अपन एक NADH2 देखें तो एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 2 से कितने बनेंगे 6 ATP। तो 6 ATP को अगर अपन जोड़ लें तो कितने हो जाएंगे 8 ATP जनरली देखने को मिलेगा। बस टोटल मॉलिक्यूल ऑफ ATP थ्रू ग्लाइकोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विल बी द 8 इंस्टेड ऑफ 2। तो अगर अपन टोटल ATP देखें कितना टोटल मिल रही है अपने लिए ग्लाइकोलाइसिस में तो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएंगी, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, ये जिसे अपन TCA साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल कोई, तो ये कहाँ पे होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना उसमें होते हैं एरोबिक कंडीशंस में, कैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे। देन इसके बाद अपन बात करें तो ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज नेट 36 ATP मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो मतलब अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अगर अपना क्या कर रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब को विघटित हो रहा है, तो उसके टाइम पे कितनी जो नेट ATP बनेगी वो 36 ATP नेट ATP प्रोड्यूस होती है। देन अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी क्वांट या RQ के बारे में, तो इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन द रेस्पिरेशन। मतलब कि जो CO2 कितनी रिलीज़ हो रही है और कितनी उसमें रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है वो ऑब्जर्व हो रही है, इसके रेशियो को ये अपन क्या बोलते हैं, इधर लिखो CO2, ठीक है, और इधर लिखो ऑक्सीजन। तो इसी का जो रेशियो है उसी को क्या बोला जाता है, RQ कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि CO2 जितनी रिलीज होगी श्वसन में और रेस्पिरेशन में और जितनी ऑक्सीजन उसमें कंज्यूम्ड हो रही है उसी को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेटरी रेशियो या रेस्पिरेशन क्वांट भी कहा जाता है, ठीक है। RQ वॉल्यूम ऑफ रिलीज्ड CO2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन, ठीक है। RQ वैल्यूज़ कितनी होती हैं, सम प्रोडक्ट की जैसे फैट की देखें वसा की कितनी होती है 0.7 होती है। अगर प्रोटीन अपना प्रोडक्ट है तो प्रोटीन की कितनी होती है 0.8 से लेकर 0.9। अगर कार्बोहाइड्रेट की देखें तो 1 होती है। दैन अपन बात करें सकुलेंट जो क्रैम प्लांट्स होते हैं उनका RQ कितना होता है, ये JRF में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 बार तो पूछ चुके हैं कि JRF जो ने RQ कितना होता है कैम प्लांट के लिए, तो उनका होता है 0, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड का क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड का कितना होता है, जनरली 1 से ज़्यादा होता है या 1.33 अपन मान लें तो ये होगा। देन अपन बात करें तो फोटो पीरियडिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लाइट
पीरियड स्पेशली फ्लावरिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ फोटो पीरियड। मतलब कि जो फ्लावरिंग अपना बिहेवियर है प्लांट का, वो प्रकाश का कितने टाइम अगर उसको अपनी लाइट देना है उससे कितना इफेक्ट हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। तो फोटो पीरियडिज्म टर्म किसने दी थी? गार्नर और जो एलार्ट थे उन्होंने कितने 1920 से टाइम पे फोटो पीरियडिज्म टर्म दी थी। ठीक है, अपन बात करें तो अपन प्लांट को जनरली 3 कैटेगरीज में अपन क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट और एक होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? इनको क्या होता है, इनको कम प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि शॉर्ट डे होना चाहिए। लॉन्ग डे को क्या होता है, ज़्यादा प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। और जो डे न्यूट्रल होते हैं उनको क्या होता है, उनको इससे ज़्यादा ये इफेक्टेड नहीं होते प्रकाश से। तो अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट के बारे में। सच प्लांट रिक्वायर द डे लेंथ लेस देन 12 घंटे। 12 घंटे क्या होती है? क्रिटिकल टाइम मान लेते हैं अपन। 12 घंटे से जिन प्लांट को कम चाहिए तो उनको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। फॉर फ्लावर इनिशिएशन, जैसे एग्जांपल देख लें अपन, टोबैको हुए। जनरली जो खरीफ के जो प्लांट्स होते हैं, खरीफ सीजन के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? शॉर्ट डे होते हैं, जनरली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि अपन बात करें टोबैको, सोयाबीन, राइस, जनरली खरीफ क्रॉप्स एंड मैनी टॉपिकल प्लांट्स। देन अपन बात करें लॉन्ग डे प्लांट्स के बारे में। सच प्लांट रिक्वायर मोर देन 14 आवर्स डे लाइट फॉर फ्लावर इनिशिएशन, जैसे कि वीट हुआ, वारलू हुआ, सुगर वीट हुआ, कैस्टर हुआ, जनरली रबी क्रॉप्स जो है। देन अपन बात करें जो डे न्यूट्रल क्रॉप्स हैं, सच प्लांट्स आर अनअफेक्टेड बाय द डे लेंथ, जैसे कि मेज हुआ अपना, मेज हुआ, टमाटो हुआ, बकवीट हुआ, सनफ्लावर हुआ, कॉटन हुआ, कोकम्बर हुआ। तो ये सभी क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। तो इसमें हमने जो प्लांट फिजियोलॉजी उसके सभी चैप्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। मतलब ये पूरा एक ब्रीफ डिस्कशन था जिसको आपको रिवीजन करने में ईजिली होगा। और हमने नेमरा सुंडा को किया है, तो इससे अगर आप देखें तो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप इसको बार बार रिवाइज करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।